शुरू करें। एडवर्ब, एडवर्ब तक पहुंचे थे हम लोग। कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ चीजें बाकी है। वैसे एडवर्ब जो ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है। क्वेश्चन तो इससे खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बस। आवाज ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, at the end we decided not to go. A, B, C और कोई गलती नहीं है तो डी। सेकंड, we can't hardly believe it. No error. C, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिगर वाला है, इसको सोच समझ के बताइएगा। देखने में बहुत आसान लेकिन है नहीं। इसको थोड़ी सी लापरवाही करेंगे गलत हो जाएगा, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे गलत हो जाएगा। We seldom or ever, we seldom or ever see those forsaken who trust in the Almighty, who trust in the Almighty. A, B, C और कोई एरर नहीं है तो नो एरर, डी। बनाइए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सोच समझ के। पहले में बताऊं मैं, फर्स्ट में आप लोग का तो आ ही गया होगा जवाब। दो वर्ड है, एक है एट द एंड और एक होता है इन द एंड। एट द एंड जो है वो
पोजीशन बताता है, पोजीशन, स्थिति, अवस्था, टाइम नहीं बताता है। जैसे ये पेन है और इस पेन के आखिरी पॉइंट पे हम कुछ रख दें, हम कहेंगे एट द पॉइंट ऑफ द, एट द एंड ऑफ द मार्कर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मार्कर। ये रोड है और रोड के आखिरी हिस्से पर यहाँ कुछ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट द एंड ऑफ द रोड। मतलब क्या हुआ, किसी चीज का आखिरी हिस्सा, मतलब पोजीशन, है ना, पोजीशन। तो पोजीशन को हम लोग एट द एंड से बताते हैं। यहां क्या बता रहा है, अंत में, मतलब टाइम के हिसाब से बात कर रहा है कि अंत में हमने सोचा कि नहीं जाएंगे। तो ये अंत की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। तो एट द एंड की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन द एंड। समय की बात करें इसलिए क्या होना चाहिए था, इन द एंड, इन द एंड, इन द एंड। तो अंततः, अंत में जाकर होता, अंततः या अंत में जाकर, इन द एंड। इसको मैंने कहा था थोड़ा ठंडे दिमाग से बनाने के लिए, क्योंकि इसको अगर ठंडे दिमाग से नहीं बनाते तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वी कांट हार्डली बिलीव इट। अब यहां समझो कि यहां हम शायद ही इसमें यकीन कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है कि हम शायद ही इसमें यकीन कर सकते हैं, या हमें शायद ही इसमें यकीन हो, यही कहना चाह रहा है ना। तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। यहां लिख रखा है कैन नॉट। अब सपोज करो हार्डली को हम हटा नहीं सकते क्योंकि बी पे बी गायब हो जाएगा, हार्डली को हटा दे तो बी ही गायब हो जाएगा। दो नेगेटिव लिख नहीं सकते, तो कैन नॉट और हार्डली, तो इसका मतलब हमें इस सेंटेंस में एरर ए पार्ट में करना पड़ेगा, इसको कैन करना पड़ेगा, वी कैन। वैसे ही कैन कांट गलत है, तो वी कैन हार्डली बिलीव इट, कि हम शायद ही इसका भरोसा कर सकते हैं, हम शायद ही इसका यकीन कर सकते हैं, है ना, हम शायद ही इसका भरोसा कर सकते हैं, या हम शायद ही इसका यकीन कर सकते हैं, है ना। वी सेल्डम और एवर, ये तो पेयर का मिस्टेक है, ये पेयर का मिस्टेक है। पेयर का मिस्टेक कहने का मतलब ये नहीं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो पेयर का मिस्टेक हो गया, मिसमैच हो गया। दो वर्ड होता है, हम लोग पढ़ेंगे ये वर्ड, सेल्डम और एवर, और सेल्डम इफ नेवर। सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है, कभी कभार का। ये पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो सेल्डम और एवर नहीं, या तो होता सेल्डम इफ एवर, या फिर होता सेल्डम और नेवर। तो या तो इसको नेवर बना देते हैं, ठीक है, और के साथ नेवर, या फिर एवर को ठीक मानना है तो और को इफ बनाते हैं। आप कुछ भी कीजिए, गलती बी पार्ट में, या तो आप और को इफ बना लीजिए तो भी सही है, और इफ एवर, या फिर आप और को ठीक रहने दीजिए, एवर को नेवर बना लीजिए तो भी सही हो जाएगा। अभी जब वर्ड का यूज हम लोग सीखेंगे तो ये अपने आप में आ जाएगा। तो ये कहानी थी बड़ा प्यारा था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब की क्लास कर रहे थे हम लोग, और पिछली क्लास में टू का इस्तेमाल देखा कि टू कितना लंबा था, और टू अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टू का हमने सिर्फ एक यूज देखा मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में, और रिमूव टू देखा जो कई एग्जाम में आता है, कई एग्जाम में आता है रिमूव टू। तो बस उसको क्या करना होता है, बिना मीनिंग बताए हुए रख देना होता है, यही होता है रिमूव टू। इसके अलावा तो कुछ ज्यादा उसमें है नहीं रिमूव टू में। तो टू का दूसरा जो मीनिंग था भी, उसे हमें देखना था, हालांकि उसको भी हम लोग देख चुके थे, फिर मैंने कहा था मुझे कुछ और बताना है। तो टू का जो दूसरा मीनिंग है भी, इसमें हमने देखा कि टू को जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद रखते हैं, और जरूरत से ज्यादा अगर जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले रखते हैं। तो टू के लिए जो है और कई वर्ड यूज होते हैं, मतलब जब टू का मतलब भी है तो क्या क्या है, एक है ऑल्सो, एक है इवन, एक है नाइदर, एक है सो, और एक है नॉट आइदर। तो मैंने आपको कहा था कि एडवर्ब में 10-15 एडवर्ब है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है और कहानी खत्म हो जाती है उसी से। लेकिन फिर भी ये 4th क्लास हो गया एडवर्ब का, उस 15 को 20 को पढ़ लेते तो 1 से 2 क्लास में कहानी खत्म हो जाती है।
तो ये सब का मीनिंग भी होता है। ये तो सुन के लोगों को डर लगता है। नाइदर का मतलब भी होता है, ये तो किसी को कह देंगे तो वो घबरा जाएगा। नाइदर का मतलब पढ़ के रखा है दो में से एक, मैंने भी आपको बताया होगा प्रोनाउन में एडजेक्टिव में दो में से एक। लेकिन फिर मैं बता क्या रहा हूँ कि नाइदर का मतलब भी होता है। अब सोचो, जहां नाइदर का मतलब जिस सेंटेंस में भी होता होगा और आप मीनिंग निकालते होगे दो में से एक, दो में से कोई नहीं, तो कैसा सेंटेंस बनता होगा कि उस सेंटेंस में नाइदर का मतलब है भी और आप मीनिंग निकालो को दो में से कोई नहीं। कहां जाती होगी बात? सो का मतलब हो रहा है भी और आप मीनिंग निकाल रहे हो इसीलिए। तो भी और इसीलिए में कोई अंतर नहीं। क्या देखो क्या क्या होता होगा कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में कितनी मार पड़ती होगी हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कि सो का मतलब हमारे दिमाग में बचपन से फिक्स है इसीलिए। और अभी मैं बता रहा हूँ कि सो का मतलब इसलिए भी होता है, ये भी बताया जाएगा, लेकिन वो कंजंक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सो जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो उसका मतलब इसलिए है, और सो जब एडवर्ब की तरह यूज होता है इसका मतलब भी है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ये एडवर्ब है कि कंजंक्शन है। इसलिए फंक्शन देखना जरूरी होता है कि एडवर्ब किस किस कंडीशन में एडवर्ब कहते हैं, किस कंडीशन में कंजंक्शन कहते हैं। इसी वजह से ये नाइदर है। तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव है तो इसका मतलब दो में से कोई नहीं है। लेकिन अगर ये एडवर्ब की तरह यूज, अब एडवर्ब की तरह यूज कब होगा? जब ये वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। एडजेक्टिव के रूप में तो खुद एडजेक्टिव होता है जब इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं। तो जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तब तो एडवर्ब होगा और तब इसका मतलब होगा भी। नॉट आइदर, किसको लगेगा मीनिंग के नॉट आइदर का मतलब भी हो सकता है? कोई सोचेगा नहीं। तो अब जरा इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। टू का मतलब यहाँ क्या बताया? भी। और टू के लिए एक वर्ड और यूज होता है एज वेल। इन सब की यूज में थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है इसे हमें समझना है कि ये सब वर्ड भी के सेंस में कैसे यूज करते हैं, इसे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिख लिया? तो 10 एडवर्ब 8 एडवर्ब तो यहीं तैयार हो गया हमारा। एक एडवर्ब हम लोग ओनली पहले पढ़ चुके हैं और 2 4 6 7 यहाँ हो गए और टू के भी दो मतलब पढ़ चुके हैं, तो 10 तो लगभग यही आ गए। इसमें जो एरर आने वाले हो वो है ये और ये 5 जो है एरर आने वाले। पहले तो हम समझते हैं कि ऑल्सो में क्या कमी है कि हमें टू की जरूरत पड़ रही है। पहले ये समझते हैं कि ऑल्सो में क्या कमी है। जैसे मैं कह रहा हूं आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। अब ये सेंटेंस है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू इसका मतलब क्या निकाल जाए कि मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूं, कि मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूं। क्या मीनिंग बताइए? सपोज करो कि आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारा भी इंतजार करूंगा, तो भी यही लिखेंगे क्या? मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तो भी यही लिखेंगे क्या? मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूं, सबके लिए यही लिखेंगे क्या? पता कैसे चलेगा? तीनों के तो तीन अलग अलग मतलब है। समझ में आ रही बात? अब अगर ये कहना है कि मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर, तो कहे आई ऑल्सो एम वेटिंग फॉर यू। कभी सुना है ऐसा बोलते हुए किसी को, आई ऑल्सो एम वेटिंग फॉर यू? अगर इस सेंटेंस का ये मतलब निकाला कि मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूं, इंतजार के साथ ये इंतजार भी कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू हो गया। मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूं, फिर आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल्सो, यही होना चाहिए। तो यही दिक्कत थी इसके साथ, या यही दिक्कत है इसके साथ। क्या दिक्कत है कि अंग्रेज जो है नॉर्मली ऑल्सो को सिर्फ वर्ब के साथ यूज करते हैं पसंद। तो ये इसका जो पोजीशन, मैंने क्या कहा, एडवर्ब का सबसे खेल है पोजीशन का। तो इसका जो पोजीशन है ऑल्सो का पोजीशन है मिड पोजीशन। मिड पोजीशन कहने का मतलब, कहीं अगर सेंटेंस में लिखा रहेगा इसका मिड पोजीशन है तो समझ जाया कीजिए विथ वर्ब्स। मिड पोजीशन का यही मतलब होता है विथ वर्ब्स, मिड पोजीशन का कि वर्ब के साथ साथ। तो इसका मिड पोजीशन है। तो मिड पोजीशन होने से क्या हो रहा है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसी का इंग्लिश हो जाता है आई एम आल्सो वेटिंग फॉर यू। क्योंकि मिड पोजीशन है, इसको सिर्फ बीच में ही रख सकते हैं। तो मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसका हो गया आई एम आल्सो आल्सो वेटिंग फॉर यू। अब मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूं, इसका ये मीनिंग है ही नहीं, है ये ऑल्सो के साथ, वेटिंग के साथ है, लेकिन ये मॉडिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, यानी आई को। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहेंगे मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा हूँ, उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूँ तो उसके लिए फिर इसको यू ऑल्सो को यू के साथ लगाया जाएगा। और यही बात जिसको पता नहीं होता है,
जो ग्रामर ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो गलती करता है, वो ऑल्सो को कभी कभी आई के साथ लिख देता है, कोई ऑल्सो को सेंटेंस के लास्ट में लिख देता है। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ऑल्सो दिख रहा है तो हो गई गलती। क्यों? क्योंकि ऑल्सो का पोजीशन मिड पोजीशन होता है। ऑल्सो को हम सिर्फ वर्ब के साथ रख सकते हैं, इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना भी गलत है और आखिर में लिखना भी गलत है, इस बात को ध्यान रखना। ये लिमिटेशन है ऑल्सो का। इसीलिए इसीलिए टू आया था। जैसे अब मान लो हमको कहना था कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तो वैसे लिखते आई टू एम वेटिंग फॉर यू, बता चुके हैं। या मुझे ही लिखना होता कि मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा हूँ, क्या लिखते? आई एम वेटिंग फॉर यू टू, टू लगाते टी डबल ओ। समझ में आगे बात कि ऑल्सो की कमी को टू कैसे पूरा कर रहा है? क्लियर हो गया कि अगर चूंकि ऑल्सो का मिड पोजीशन है तो सब्जेक्ट पर अगर इंफेसाइज करना होता तो टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको इंफेसाइज करना होता तो टू का इस्तेमाल करते, इसके बाद कर देते, हो गई कहानी खत्म, ऑल्सो की कमी पूरा हो गई। समझ में आई बात कि टू और ऑल्सो में क्या डिफरेंस था, या टू की कौन सी ऐसी लिमिटेशंस थी या कौन सी ऐसी कमी थी जिसके वजह से हमें क्या लाना पड़ा? ऑल्सो लाना, ये ऑल्सो सॉरी ऑल्सो में कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हमें टू लाना पड़ा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि फिर चलो ये तो ऑल्सो कमी थी इसलिए टू आया, फिर इवन की जरूरत क्यों पड़ी टू के लिए, नाइदर की जरूरत क्यों पड़ी टू के लिए? तो जरा इसमें ध्यान गौर के समझने की बात है। कभी कभी दो बातें हैं जैसे हम लोग कहते हैं, एक ऐसे कहते हैं शर्मा जी आप भी अब इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे तुम भी, तुम भी, अब इसमें क्या भाव है, समझ आ रही है कुछ बात? तो जब सिर्फ इंफेसाइज करके हम कहना चाह रहे हैं तुम भी, तो होता है टू। लेकिन अगर हम कहना चाहते शर्मा जी आप भी, तो इसका मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें कमेंट आपका छुपा हुआ है। ठीक है, कमेंट यानी आप कहने का सेंस ऐसा निकल रहा है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। ठीक है, तो अब जरा इसको सेंटेंस से समझो। यानी ये जो इवन वर्ड है, जो इवन वर्ड है, पहले तो ये समझ लो जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सम, सम या समतल या इक्वल बराबर। ये वर्ब की तरह भी होता है, तो वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है बराबर करना, बराबर करना। जैसे कहते हैं इवेंट द सीरीज, तो इवेंट द सीरीज कहने का मतलब श्रृंखला को बराबर कर दिया। और जब एडवर्ब की तरह होता है तो एडवर्ब का मतलब इसका है भी, और इस भी में थोड़ा सा क्या छुपा रहता है, व्यंग टाइप का छुपा रहता है। ठीक है, निगेटिविटी छुपी रहती है। जैसे अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा दिया। अब जरा गौर करोगे तो इससे पता नहीं चल रहा है कि पिताजी ने आप ही को धोखा दिया कि आपके अलावा और को भी धोखा दिया, यानी प्रोफेशनल धोखेबाज है क्या पिताजी? इससे यह भी नहीं पता चल रहा कि पिताजी ने आपको धोखा के अलावा और क्या क्या दिया, कुछ और भी तो दिए होंगे। और इससे यह भी नहीं पता चलता कि आपने पिताजी के अलावा और किस किस से धोखा खाए। हो सकता है आप ही धोखा खाने में एक्सपर्ट हो, मजा आता हो धोखा खाने में, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है। तो कौन सा कंडीशन है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो एक सेंटेंस लिखा कि योर फादर हैज चीटेड यू, कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा दिया। योर फादर हैज चीटेड यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें धोखा दिया। अच्छी बात, धोखा दिया तो अच्छी बात है। योर फादर हैज चीटेड यू। अब है अगर ये धोखा दिया तो इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे मैंने कहा कि तो आपके पिताजी ने आपके अलावा किसी और को भी धोखा दिया, धोखा के अलावा कुछ और भी दिया, आपको ही धोखा दिया, किसी और को भी धोखा, आपने पिताजी के अलावा किसी और से भी धोखा खाया, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। अब एक एक बात को क्लियर करते हैं और सबका मीनिंग लिखेगा तब पता चलेगा। इस सेंटेंस का पहले लिख लीजिए फटाफट कि तो योर फादर हैज चीटेड यू, उसका सिंपल सा मीनिंग है तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा दिया है, तुम्हारे पिता ने तुमको धोखा दिया है। क्या मतलब है इसका? तुम्हारे पिता ने तुमको धोखा दिया है। अब जरा दूसरी कहानी पे आते हैं, हम लोग लिखते हैं इवन
योर फादर हैज चीटेड यू, इवन योर फादर हैज चीटेड यू। अब इवन योर फादर हैज चीटेड यू जो हम कहते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है इसका मतलब हो जाता है, लिख लो अपना मतलब, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने इवन योर फादर, तुम्हारे पिताजी ने भी तुमको धोखा दिया है। इसका मीनिंग क्या है? इवन योर फादर हैज चीटेड यू, तुम्हारे पिता ने भी, तुम्हारे पिता ने भी तुमको धोखा दिया है। तुम्हारे पिता ने भी तुमको धोखा दिया है। अब तुम्हारे पिता ने भी तुमको धोखा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने धोखा और लोगों से भी खाया है, यानी आपको धोखा खाने में मजा आता है। कभी इससे खा लिया, कभी उससे खा लिया, कभी उससे खा लिया, कभी उससे खा लिया। खाना चाहिए भाई, ऐसे कैसे पता चलेगा दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो इवन योर फादर हैज चीटेड यू, इसका मतलब तुम्हारे पिता ने भी तुमको धोखा दिया, इसका मतलब और लोगों ने भी आपको धोखा दिया है। दूसरा है दूसरा सेंटेंस है, योर फादर हैज इवन चीटेड यू। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि इवन वर्ड से एरर आएगा, टू वर्ड से एरर आएगा। यानी आपके सेंटेंस में अगर एडवर्ब की गलती ढूंढना चाहते तो आप सेंटेंस में देखिए, इवन आया है क्या, टू आया है क्या, ऑल्सो आया है क्या। ये पहले तो ऑल्सो आता था, आपको कोई लेना देना नहीं था। इवन आया, आपको कोई लेना देना ही नहीं था। टू आया, आपको कोई लेना देना ही नहीं था। अब ओनली आया, कोई लेना देना नहीं था। समझ में आ रही बात? ये सब वर्ड आता था ना कॉमन एरर में। आया तो आया, आपका क्या जा रहा है, यही आपकी प्लस। आया तो आया, आपने बुलाया था क्या, अपने मन से आया आया। अब क्या है कि ओनली आ जाए, टू आ जाए, ऑल्सो आ जाए, इवन आ जाए, तो आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। करिए, देखिए इसका पोजीशन क्या है। इवन आया वो आपको आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हो ये वही है जैसे गाना गाता था, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल वर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। तो आप भी दिल को बिछा के रखिए इनके राहों में, ठीक है? यही आपके दिलवर है सारे। तो अब गुलशन बन जाइए, इनके राह में बिखर जाइए, एकदम सफलता मिल जाएगी, एकदम टूट टूट के बिखर जाइए इन सब में। तो योर फादर हैज इवन चीटेड यू, अब क्या कह रहा है? इवन चीटेड यू। अब ये इवन किसके साथ आया? चीटेड के पहले आया। इसका मतलब ये हुआ, लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। ये दोनों सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? देखो, ये फादर को मॉडिफाई करना था, उसके पहले आया। चीट यानी वर्ब को मॉडिफाई करना था, तो उसके पहले आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि even is used before the word it modifies, कि even का इस्तेमाल उस वर्ड के पहले करता है, इसको ये मॉडिफाई करता है। even का इस्तेमाल उस वर्ड के पहले करते हैं, इसको ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, क्लियर है? इवन का यूज उस वर्ड के पहले करते हैं, जिसको ये मॉडिफाई करता है। तो इसको मॉडिफाई कर रहा था, इसके पहले कर दिया। इसको चीटर को मॉडिफाई किया, इसके पहले कर दिया। अब इसका मतलब क्या लिखा भी आपने कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको धोखा भी दिया। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कि तुम्हारे पिता ने तुमको धोखा भी दिया है। तुम्हारे पिता ने तुमको धोखा भी दिया है। ठीक है, धोखा भी दिया है। धोखा भी दिया है, इसका मतलब कुछ और भी दिया होगा, जमीन, जगह, परवरिश, शिक्षा, दीक्षा, और भी तो कुछ दिया होगा। यार धोखा कैसे दे दिया? पहले प्यार देते तभी धोखा दे सकते, बिना प्यार दिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, है ना? इसलिए धोखा मानना ही नहीं चाहिए। पहले प्यार तो दे रखा है ना, तभी तो धोखा दिया, और जो प्यार दिया, धोखा देने का हक भी उसी को है। तो इवन चीटेड यू, इवन चीटेड यू, तो धोखा भी दिया। ठीक है, दो सेंटेंस हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है
योर फादर हैज cheated even you. Your father had cheated even you. अब इसका मीनिंग हो गया, तो तुम्हारे पिता ने तुमको भी धोखा दिया। तुम्हारे पिता ने तुमको भी धोखा दिया। अब तुमको भी धोखा दिया, इसका मतलब है किसी और को भी धोखा दिया। तुमको धोखा दिया, इसका क्या मतलब? किसी और को भी धोखा दिया होगा। यही तो है, यही तो बात है। तुमको भी धोखा दिया, इसका मतलब किसी और को भी धोखा दिया। तुमको भी धोखा दिया, इसका मतलब किसी और को भी धोखा दिया। यही सेंस है, यही मतलब है। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे, अब इसने यू को मॉडिफाई करके तुमको भी धोखा दिया, तो इवन उसके पहले आया, तो अब तो ये पूछेंगे फिर तो इवन से गलती हुई कैसे? ये तो सब सेंटेंस मिल जा रहा है। तो इवन को आपने तीन अलग अलग जगह पे रखा और तीन अलग अलग मीनिंग आए। अब है कि इससे एरर कैसे आएगा। अब देखो इसी सेंटेंस में कैसे गलती हो जाती है। हमने लिखा योर फादर even has cheated you. Even has cheated you. Your father even has cheated you. अब अभी रूल पढ़ा कि जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है। अब ये हैज के पहले आया, तो हैज को क्या मॉडिफाई करेगा ये बताओ? हैज को क्या मॉडिफाई करेगा? हैज को कैसे मॉडिफाई करेगा? हैज को मॉडिफाई करने का कोई सेंस बन रहा है क्या कि हैज को मॉडिफाई करेगा? क्या मॉडिफाई करेगा? हैज क्या मॉडिफाई करेगा बताओ? कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए ये सेंटेंस हो गया गलत। या तो इस इवन को योर फादर के पहले होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, या फिर इसको क्या होना चाहिए था? हैज के बाद होना चाहिए था। दो में से एक पोजीशन होता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, या तो इस इवन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, या फिर इसके बाद ले जाना पड़ेगा। यानी गलती इस पार्ट में है। अगर ऐसे सेंटेंस होता, ऐसे होता, तो हम क्या करते? ए में करके आते। सपोज करो कि प्योर फादर तक ए होता और इवन बी में चला गया होता, तो बी में करके आते। यानी जिस पार्ट में एरर इवन होता उसको एरर करके आते, क्योंकि ये सही जगह पे है नहीं ना। तो ये मतलब फादर को मॉडिफाई करना होता तो फादर के पहले आना था, और हैज अगर चीटर को मॉडिफाई करना तो चीटर के पहले आना था। या इस सेंटेंस को ऐसे पूछे, ऐसा भी तो पूछ सकता था, तो भी गलत होता। योर फादर हैज चीटेड यू इवन। अब हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग में लगेगा अरे सही तो है, अरे सही तो है। योर फादर हैज चीटेड यू इवन। करोड़ हो गया। हिंदी मीनिंग देखे तो लगा ठीक है, तुमको भी धोखा दिया। भी जो है तुमको के बाद आ रहा है, भी जो है वो तुमको के बाद है, तुमको भी धोखा दिया। तो हिंदी के हिसाब से देखे तो पोजीशन तो ठीक है, तुमको भी और यू इवन, तो हिंदी के हिसाब से लगेगा ठीक है, लेकिन गलत हो गया कि भी ठीक है हिंदी में बाद में आता है, तुमको भी तुम के बाद आया, लेकिन इवन जो है वो पहले आता है। इसलिए हिंदी में वर्ड का जैसा पोजीशन है वैसा ही पोजीशन इंग्लिश में होगा। ये तो जरूरी है ही नहीं, है ना, कि वैसा ही पोजीशन इंग्लिश में होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये थी कहानी। तो ये इवन का यूज था। क्लियर हो गया? इवन कोई दिक्कत नहीं होगी कि इवन जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके पहले आता है, और सेंटेंस में इवन का पोजीशन देखिएगा, इवन किधर है उसके हिसाब से फैसला करना, उसके हिसाब से बात करनी। नेक्स्ट, ये थी इवन की कहानी। अब आते हैं एज वेल। एज वेल से एरर नहीं आता है, एज वेल से एरर नहीं आता है। एरर बस लेकिन इसका यूज जानना चाहिए। इसका मतलब ये भी है। अब इसका यूज किस तरह के सेंटेंस में होता है पहले उसे समझिए, पहले लिख लीजिए, तब इसका यूज समझ पाएंगे। स्पोकन रिटन में बहुत काम आता है कि ये कब यूज करते, किस तरह के सेंटेंस में यूज करना चाहिए। वो सेंटेंस देकर कोई रूल नहीं होता, सेंटेंस देकर इसको बनाते हैं। अच्छा इस तरह के सेंटेंस बने, जैसे हम कहते हैं सेंटेंस लिखिए,
सेंटेंस लिखिए कि विराट कोहली ने शतक लगाया, विराट कोहली ने शतक लगाया और रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया। विराट कोहली ने शतक लगाया, फिर अगला सेंटेंस लो। एक तो ऐसे भी बोल सकते थे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शतक लगाया, हिंदी में भी आसानी से बोल सकते थे, लेकिन आपने इसको आसानी से नहीं बोला। आपने सीधा नहीं कहा कि विराट कोहली और सचिन ये रोहित शर्मा ने शतक लगाया। आप कहते हैं विराट कोहली ने भी शतक लगाया, विराट कोहली ने भी शतक लगाया और रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया, या विराट कोहली ने शतक लगाया और रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया। बुमराह ने 3 विकेट लिए और विनय कुमार ने भी 3 विकेट लिए। ठीक है, तो इस तरह आप सीधा भी कह सकते थे कि विनय कुमार और बुमराह ने 3 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं कहा, आपने थोड़ा सा लंबा कर दिया। तो जैसे हिंदी में आप लंबा कर रहे हैं, दोनों सही है, गलत तो दोनों। आप चाहे कहिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शतक लगाए, बुमराह और विनय कुमार ने 3 विकेट लिए, चाहे ऐसे कहिए चाहे आप दूसरे तरीके से कहिए, सही तो दोनों है। तो इंग्लिश में भी इसको 2 तरह से कह सकते हैं आप, चाहे तो एंड से बनाइए, चाहे बोथ से बनाइए, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाइए, चाहे एडवर्ब से बनाइए, आपकी मर्जी है। तो एज वेल का इस्तेमाल इस तरह के सेंटेंस में कैसे करते हैं उसे देखो। एक आपने लिखा विराट हैज स्कोर्ड 100, विराट हैज स्कोर्ड 100। अब आपको कहना था कि रोहित ने भी शतक लगाया, ये कहना है, अगला सेंटेंस कहना है कि रोहित ने भी शतक लगाया। तो इसी में फुल स्टॉप लगा के फिर दोबारा लिखने की जरूरत हम लिखते हैं के बजाय हम लिखते हैं रोहित एज वेल। तो क्या हुआ, पूरा का पूरा फायदा हो गया, पूरा सेंटेंस बच गया। हिंदी में तो पूरा सेंटेंस नहीं, हिंदी में तो एक ही तरीका है ये लिखने का कि विराट और रोहित ने दोनों ने शतक लगाए, तब जाके बचेगा। इंग्लिश में ऐसे ही बचत हो जाती है। आपने कहा कि विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, रोहित एज वेल। आपने कहा बुमराह हैज टेकन 3 विकेट्स, कि बुमराह ने 3 विकेट लिए, और फिर कहना था कि कुमार ने भी 3 विकेट लिए। तो कुमार हैज आल्सो टेकन 3 विकेट्स, जिसको एज वेल का इस्तेमाल नहीं है वो क्या लिखेगा, ये वही लिखेगा कुमार हैज आल्सो टेकन, या कुमार टू हैज टेकन 3 विकेट्स, यही लिखेगा। अब जिसको एज वेल का पता वो क्या लिख देगा, कुमार एज वेल। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, प्रेसी वगैरह में बहुत काम आएगा, कि प्रेसी वगैरह में, और फिर कॉम्प्रिहेंशन समझने में कि भाई अगर ऐसा लिखा कुमार एज वेल लिखा तो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि इसी सब की वजह से क्या होता है, कई बार कॉम्प्रिहेंशन में, कई बार पैराग्राफ में हम पूरी अच्छी तरह से मीनिंग समझ नहीं पाते। ठीक है, हमें पता नहीं क्या कह रहा है तो हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो एज वेल से एरर नहीं करेगा, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना पड़ेगा पैराग्राफ को पढ़ते समय, न्यूज़पेपर मैगजीन को पढ़ते हुए, कि एज वेल का ऐसा इस्तेमाल होगा तो कैसे क्या मीनिंग कहना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ऐसा एज वेल लिखता तो पता कि लाइक पता नहीं क्या क्या कर देते, कुछ भी कर सकते हैं। तो भी के लिए हमने क्या क्या देखा, भी के लिए हमने देखा टू, भी के लिए हमने देखा ऑल्सो, भी के लिए देखा हमने इवन, भी के लिए हमने देखा एज वेल। अब भी के लिए हमको देखना है नाइदर। ये जो नाइदर वाला भी है ये थोड़ा सा अलग भी है। ये सेंटेंस जो नेगेटिव होता है, सेंटेंस नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव से एक तो नकारात्मक भाव होता है और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव होने का मतलब जिस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल किया उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक कहता है आपका भाव नेगेटिव है, कुछ ज्यादा ही खराब, ज्यादा ही अच्छा है, मतलब कह रहे हैं ज्यादा लेकिन भाव आपका नेगेटिव है। एक है कि सेंटेंस नेगेटिव है, बात नेगेटिव नहीं है। ठीक है, जैसे हमने कहा इट इज नॉट गुड। इट इज नॉट गुड कहने का मतलब ये नहीं कि वो हमारा खराब ही है, मतलब जितना अच्छा आपको चाहिए था वैसा नहीं। ठीक, तो सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव, ही इज नॉट कमिंग। ही इज नॉट कमिंग का मतलब क्या, खराब हो गया। आई एम नॉट वेटिंग, ये खराब हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट गोइंग, ये क्या खराब चीज हो गई, नेगेटिव बात तो नहीं होगी, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, सिर्फ इसमें नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे, भाव में कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये जो नाइदर है ये इसी तरह के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आता है। जैसे अभी आपने कहा
कि इस सेंटेंस को भी लिखिए तो समझ में आएगा कि अभी पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे अभी अभी हमने क्या कहा कि विराट ने सेंचुरी लगाया और रोहित ने लगाया, रोहित ने भी लगाया, तो पॉजिटिव बात कर रहे थे, अफर्मेटिव बात करके इसने भी किया उसने भी किया। ऐसा नेगेटिव भी तो हम कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि उसने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं पढ़ाई की मैंने भी नहीं पढ़ाई, इसमें भी है। वह भी नहीं आया मैं भी नहीं आया, एक तो वह भी गया मैं भी गया, वह भी आया मैं भी आया, एक है कि वह भी नहीं आया मैं भी नहीं आया, उसने भी मेरी मदद की मैंने भी नहीं की। समझ? तो ये नेगेटिव है, इसमें भाव नेगेटिव की बात नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव की बात है। क्लियर हो गई बात? हम सेंटेंस नेगेटिव बोल रहे हैं बस। ये सेंटेंस लिखिए, मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता है। मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता है। और ये जो सेंटेंस है ये एग्जाम में कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और कॉमन एरर में दोनों जगह, और कभी कभी तो ये क्लोज टेस्ट में आता है। ध्यान रखना है इसका कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता है। ये सेंटेंस था, अब इसको बनाना था। अब देखो इसको नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं, आई एंड माई सन आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, बन गया एकदम आसानी से बन गया, सिंपल सा। लेकिन आपने हिंदी में तो खींच रखा है कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता है, कितना लंबा बना रखा है। अब इसी तरह उसको इंग्लिश में लेकर आना है, तो कैसे आता है? जैसे लिख देगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता या मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता। अगर देखो मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता तो इतना ही कहना रहता, लिख देते आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान देना इसमें बात को कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, इतना ही सेंटेंस होता तो खाली लिख देते आई टू डू नॉट प्ले क्रिकेट, कहानी बन जाती है। कहते मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और आगे जोड़ रहे कि मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता। तब ऐसे लिखते इवन माई सन डज नॉट प्ले क्रिकेट, कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, आई टू डू नॉट प्ले क्रिकेट, माई सन टू डज नॉट प्ले क्रिकेट, या इवन माई सन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे बना सकते थे। तो फिर सेंटेंस तो लंबा बन रहा है ना, टू का यूज कर रहे हैं इवन का यूज कर रहे, सेंटेंस लंबा बन रहा है। अब नाइदर का इस्तेमाल किया तो इसमें इतना ही बन जाता, नाइदर माई सन, ये ठीक है। अब किसी ने कहा जरा इसमें एरर ढूंढना, जैसे मैंने ही कहा आपको इसमें एरर ढूंढना, ये सेंटेंस आ गया। तो कहेंगे सर आपने तो यही लिख बोला है, फिर एरर ढूंढने के लिए कह रहे तो फिर नो एरर, है ना, यही कहेंगे, कोई भी कहेगा। और सेंटेंस ऐसे पूछता है, जैसे सेंटेंस ऐसे पूछेगा तो आपके दिल से पहला ही आवाज निकलेगा नो एरर, ठीक है। इसलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट कॉमन एरर में तो पूछता ही पूछता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी इसीलिए पूछता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी जब पूछता है तो आपका जी करता है नो इंप्रूवमेंट करने का, और कॉमन एरर में भी जब पूछता है तो आपका जी करता है नो एरर करके आने का। लेकिन रूल ये कहता है इसका नाइदर के लिए कि नाइदर में, नाइदर को जब हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो पहले नाइदर लिखिए और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। ये है, जैसे नाइदर का आपने इस्तेमाल किया तो नाइदर का इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि नाइदर के तुरंत बाद आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लाना है। आपने इसमें क्या कर दिया, जब नाइदर का इस्तेमाल एडवर्ब की तरह हो रहा है, यहाँ नाइदर का मतलब क्या निकलता है, मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता। आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देख रही है। अब इसका मीनिंग तो ये नहीं कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नाइदर माई सन, नाइदर माई सन का फिर क्या होगा, नाइदर माई सन का दो में से मेरा कोई एक बेटा नहीं, क्या मतलब कहने का सेंस है, कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि नाइदर में से क्या, तो दो में से कोई नहीं। तो नाइदर माई सन तो ऐसे भी कह सकते दो में से मेरा मेरा कोई नहीं, तो क्या आप तो कहना चाहते क्रिकेट खेलता है, खेलने की बात करना चाहते हैं ना आप दोनों, मेरे दो बेटे की तो बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर दोनों बेटे की बात करते नॉर्मली सिर्फ तो एडजेक्टिव होता, लेकिन आपका पूरा सेंस तो ये कहना कि मेरा दोनों बेटा क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी खेलने की बात कर रहे हैं, अपने भी खेलने की बात कर रहे हैं और बेटे के भी नहीं खेलने की बात कर रहे हैं।
यानी दोनों सब्जेक्ट के वर्ब की बात हो रही है कि दोनों सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कि मैं क्या कर रहा, बाप क्या कर रहा है और बेटा क्या कर रहा है। तो बाप भी क्रिकेट नहीं खेलता है और बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता है। यही सेंस है, यही कहानी है। तो आप काम के विषय में बात करना चाह रहे हैं ना, यानी यहाँ जो नाइदर का इस्तेमाल हुआ क्रिकेट खेलने के लिए बात हुआ, खेलने की बात करते हैं। तो ये चीज पहले समझ में नहीं आता, लगता ठीक तो है, हो तो गया, दो में से मेरा कोई बेटा नहीं, कहानी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ बेटे की बात नहीं, बेटे के खेलने की बात हो रही है। जब खेलने की बात हो रही है तो वर्ब की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर होना चाहिए नाइदर। अब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लाए, तो टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ सेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता। तो नाइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, डज माई सन। नाइदर डज माई सन, माई सन। अब आपको दो बेटा के चार बेटा तो कहना ही नहीं चाहते आप, तो मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं। मान ली दो चार बेटे होते सब नहीं खेलते तो सन्स लिखते यहाँ पे, ठीक है, नाइदर माई सन्स। तो क्या होगा, नाइदर डू माई सन्स। अगर नाउन प्लूरल हो जाता उधर सन की जगह से, तो नाइदर डू माई सन्स, की मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा कोई बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता, मेरे कोई बेटे क्रिकेट नहीं खेलता। तो नाइदर डू माई सन्स, नाइदर डू माई सन्स। क्लियर हो गई बात। नाइदर अगर सन्स होता तो डू कर देते। अब एक दो सेंटेंस और लेते हैं। हमने कहा कि उसने मेरी मदद नहीं की, मैंने भी उसकी मदद नहीं की। तो लिखा he did not help me, neither did है पास में, तो क्या होगा, neither did I, बन गया। आपको ऐसे भी लिख देगा neither I did, ऐसे भी लिख देगा, बहुत बदमाश होता है एग्जाम वाला, लिख देगा he did not help me neither I did, लगा अरे ये तो और मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा, ऐसे ही लगेगा। कि नाइदर आई डिड, एकदम बिल्कुल देगा परफेक्टली राइट, एकदम करेक्ट, इसमें कोई गलती का स्कोप ही नहीं बनता, एकदम गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा लगेगा। तो अगर नाइदर आई डिड कर दी, आई डिड कर दिया तो भी गलत है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस सही हो गया। ही डिड नॉट हेल्प मी नाइदर डिड आई, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब का ना तुम जानो ना हम, सुनाई होगा ना, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है ना। तो कहा ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है, तो क्या होगा, यू आर नॉट फेथलेस या इनफिडल। बेवफा क्या होता है, फेथलेस या इनफिडल। यू आर नॉट इनफिडल या फेथलेस, नाइदर एम आई, नाइदर एम आई। ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है। यू आर नॉट फेथलेस या यू आर नॉट इनफिडल, नाइदर एम आई। अब इसी को लिखता नाइदर आई एम, तो गलत हो जाता। नाइदर आई लिखता तो भी गलत हो जाता। तो एग्जाम में आपको यही लिख के देगा, नाइदर नाइदर आई लिख के देगा, नाइदर आई एम लिख के देगा, दोनों गलत है। समझ में आ गया नाइदर का यूज। तो ये बहुत जरूरी है लिख स्पोकन वालों के लिए और रिटन वालों के लिए, तो एकदम अमृत है, अमृत, ठीक है ना। और एरर में तो आता ही आता है। अब इसी में लास्ट है, लास्ट ही होगा ना, जो सीरीज हमने लिखा था, टू कर ही लिया, एज वेल कर ही लिया, दो अभी है, नॉट आइदर भी है और सो भी है। तो हम बात करते हैं नॉट आइदर की। तो जो अभी सेंटेंस आपने लिखा था उसी को हम नॉट आइदर से भी लिखते हैं। जो अभी लिखा कि मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता, मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता, मैं भी झूठ नहीं बोलता, मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोलता, उसी के लिए एक तो नाइदर है और एक नॉट आइदर है। यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो नाइदर, दूसरा नॉट आइदर। नाइदर आसान है, नॉट आइदर बहुत लंबा होता है, इसलिए ये ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन जानना तो हमें पड़ेगा, कभी कभी आ जाता है। जैसे क्या लिखते हैं उसी सेंटेंस को, कि आई डू नॉट हेल्प हिम, या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे लिखते वही, एंड ही डज नॉट हेल्प मी आइदर। तो ये देखो कितना लंबा सेंटेंस हो गया, इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है, इसमें पूरा सेंटेंस ही बनाना पड़ता है। नॉट आइदर का जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरा सेंटेंस ही दोबारा बनाना पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। जब नॉट नाइदर से एकदम आसानी से बन जा रहा है, दो वर्ड में कहानी खत्म हो जा रही है, लोग ये क्यों लिखेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं पूछता है।
या यूज भी नहीं होता है। आई डू नॉट, इसी को नाइदर से बना तो कितना आसानी बन जाए, आई डू नॉट हेल्प हिम नाइदर डज ही। ठीक है, कि आई डू नॉट हेल्प हिम नाइदर डज ही कितनी आसानी से बन गया। उसी को लंबा किया, आई डू नॉट हेल्प हिम एंड ही डज नॉट हेल्प मी आइदर। अब है कि सेंटेंस में अगर इसको एरर भी पूछना हो तो कभी कभी क्या कर देता है, तो इसी सेंटेंस को अगर या दूसरा सेंटेंस बना के पूछ देता है, ऐसे पूछ देता है, ऐसे जैसे मैंने अभी इससे सेंटेंस लिखा था, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एंड my son does not play cricket neither, ऐसा कर देता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता, या मेरे बेटे भी क्रिकेट नहीं खेलते, लिखता my sons do not play cricket neither। तो लगता है लोग ठीक हो गया कि नाइदर का मतलब तो भी जो मतलब नहीं खेलता होगा, ऐसा नाइदर लिखा तो नेगेटिव दिमाग में आया था, चलो मैं भी क्रिकेट नहीं खेलता और मेरा बेटा भी क्रिकेट नहीं खेलता। अब लेकिन सोचने की बात है कि आपने तो नहीं के लिए पहले ही डज नॉट लिख दिया, नॉट तो यहाँ लिख ही दिया कि मेरा बेटा भी नहीं खेलता, मैं भी नहीं खेलता अपने लिए तो आपने नॉट का इस्तेमाल कर ही लिया, बेटा भी नहीं खेलता उसके लिए भी आपने नहीं इस्तेमाल कर ही लिया, तो फिर ये नाइदर दोबारा लिखने का क्या मतलब है। इसलिए डबल नेगेटिव नहीं होता, डबल नेगेटिव नहीं है, इसको कहते हैं डबल नेगेटिव। ये नॉट लिख दिया, अब जैसे कई बार क्वेश्चन में आ रहा था कैन नॉट हार्डली, कैन नॉट हार्डली, तो वो वही गलती है कि नॉट लिख दिया तो फिर नाइदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो गलती हो गई इस पार्ट में। इसको क्या करना पड़ेगा, नाइदर को करना पड़ेगा आइदर, नाइदर को क्या करना पड़ेगा आइदर। तो नाइदर और नॉट आइदर दोनों एक ही मीनिंग देता है। नॉट आइदर सेंटेंस में, नॉट आइदर वाले पार्ट में सेंटेंस को पूरा दोबारा ही लिखना पड़ता है, सेंटेंस को पूरा दोबारा ही लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग नॉट आइदर को ज़्यादा पसंद नहीं करते, नॉट आइदर को पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन आ सकता है इस तरह से, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। हो गया। अब लास्ट बचा है इसमें सो। तो सो का मतलब क्या है? सो का मतलब भी जैसे नाइदर वाला था वैसे सो का मिस्टर भी होते हैं, जैसे कि तुम भी खपा हो मैं भी खपा हूं, तुम भी खपा हो मैं भी खपा हूं, तुम भी बीमार हो, लिखते जाइए तभी इंग्लिश बना पाइएगा, तुम भी बीमार हो मैं भी बीमार हूं। ऐसे किसी ने कहा कि तुम तो बीमार हो ही मैं भी हूँ, बोलने वाले तो तुम तो बीमार हो ही हो मैं भी हूँ, मैं भी तो बीमार हूँ, तुम तो बीमार हो ही हो मैं भी तो बीमारी हूँ। देखो कितना लंबा घुमा दिया, आपको कह रही है इसको इंग्लिश कैसे बोले, तुम तो बीमार हो ही हो मैं भी बीमार हूँ, मुझसे ना बोला जाए, मुझसे ना बोला जाए, तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। लिख लिया सेंटेंस, तुम तो बीमार हो ही हो मैं भी बीमार हूँ। एरर में पूछेगा, इसका भी रूल क्या होता है सो का, कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने कहा यू आर इल सो आई एम, तो हो गई गलती, गलत हो गया। कहना ये चाह रहे हैं कि तुम बीमार हो और मैं भी बीमार हूँ, मैं भी तो बीमारी हूँ, तो ये गलती हो गई। इसको क्या करना पड़ता है, यू आर इल सो एम आई। आपने कहा ही हिट मी, उसने मुझे मारा, सो डिड आई, जानबूझ के सेंटेंस पूछेगा, यहाँ सो डज लिख देगा, सो या सो डू लिख देगा, सो डू आई, तो गलत हो, यहाँ हिट लिखा है हिट, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ हिट्स होता। अब हिट ऐसा वर्ब, इसका V1 V2 V3 सेम है, एकदम कहीं से गोली चला सकता है, कहीं से, उसको बस उसको स्वीकार करना है आपका। अब उसको देखना है कि भाई आप सब कुछ पढ़ के आए हो कि मजाक मजाक में रट के आ गए हो, कहीं से गोली चला देगा। तो ही हिट मी लिखा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट इसलिए यहाँ डिड। अब यहाँ सो डू लिख दिया तो आपको लगा सर ने तो यही कहा था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक तो है, फिर भी गलत हो जाता, आपको टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो भाई डू होगा कि डज होगा, कहीं सेफ नहीं है, हर जगह हर चीज पर शक करना है एक बार। तो ही हिट मी सो डिड आई, कि उसने मुझे मारा, इसने मैंने उसे जो मही मारा तो मही मारा, हनुमान जी की तरह हो गया। लंका में जब कहे तो यही तो बोला, जो मही मारा तीन मही मारा, जिसने मुझे मारा, मैं बंदर आदमी, भूख लग, बंदर था प्रजाति का, मैं बंदर था, मुझे भूख लगी, मैं गया खाने के लिए तुम्हारे अशोक वाटिका में, फल खा रहा था, तुम्हारे लंगूर फंगूर आके मुझे मारने लगे, परेशान करने लगे, तो मैंने भी मारा, इसमें क्या खराब कर दिया, खाने देता दो चार, खा ही नहीं तो क्या हो गया, बंदर खा रहा था, फल खा रहा था,
आके सब मुझे मारने पीटने लगे तो मैं क्या करता, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को जो मार दिया था, मुझे मार रहा था, नहीं मारता तो मुझे मार देते, मैंने मार दिया, तो ही हिट मी सो डिड आई, उसने मुझे मारा सो मैंने भी उसे मारा, ठीक है। यू लव मी सो डू आई, यू लव मी सो डू आई, कि तुम मुझे प्यार करते तो मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। यू लव मी, जैसे आप बोलते आई टू लव यू, सो कैसे बोल सकते हैं, सो डू आई, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, कि यू लव मी सो डू आई, ऐसे बोल सकते हैं, तुम भी मुझे प्यार करते हो, मैं इसलिए मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। ये थी कहानी, तो ध्यान रखना, नाइदर और सो सबसे ज्यादा पूछता है। ये जो भी वाला मीनिंग था ये भी उतना ही, देखा टू कितना लंबा है, 2 क्लास ले गया, लेकिन टू अकेले जो वो मीनिंग था मोर देन रिक्वायर्ड वो अलग था। इस क्लास में हमने 1 2 नहीं 6 और एडवर्ब पढ़े, तो कुल मिलाकर हमने 8 से 9 एडवर्ब पढ़ ली। 8-10 एडवर्ब अभी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उसके बाद कहानी बनती है। तो ये अभी 7-8 एडवर्ब हुआ है, तो ध्यान रखना एक एक एडवर्ब का, ठीक है। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना।